Good morning to all. Today we're gonna discuss about the words power. चलिए आज फिर हम लोग वर्ड्स पावर के सेशन को शुरू करते हैं. होप आप जो प्रीवियस वर्ड्स पावर आप देखे होंगे उसको रिकॉल किए होंगे, कॉपी पे नोट डाउन किए होंगे और उस पर सेंटेंसेस बनाए होंगे. तो आज फिर से हम लोग वर्ड्स पावर की ओर चलते हैं बिकॉज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सेंटेंसेस. मैं हर बार आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि जो वर्ड्स पावर है, जो वोकैबुलरी है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे सेंटेंसेस को बिल्डअप करने में, हमारे कम्युनिकेशन को और तगड़ा बनाने में. और मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं हर दिन आपको 10 वर्ड्स पावर दे रहा हूँ. अगर आप इसमें से कुछ भी याद करें, यू मस्ट रिमेंबर, और आपको इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो चलिए फिर आज देखते हैं. हमारे पास 10 वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग है और उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसको मैंने सेंटेंस में यूज़ करा है. तो लेट्स सी द फर्स्ट. टुडे द वर्ड दैट विल हैव टू डिस्कस दैट इज अवॉइड. अवॉइड हम किसी चीज़ में हर बार कहते हैं कि चलो अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं. अवॉइड करना मतलब एक तरह से इग्नोर करना, एक तरीके से दूर रहना, बचना, उससे हम बचते हैं, अवॉइड करते हैं. तो जब भी हम कभी बात करें अवॉइड करने का, तो हम कह रहे हैं बचने का. हम हिंदी में प्रायः जब हम हिंदी कम्युनिकेशन करते हैं तो कहते हैं यार अवॉइड करो. मैंने गांव में भी सुना है लोग बोलते हैं अवॉइड करो. तो अवॉइड करने का मतलब उससे बचना, उससे दूर रहना, राइट. तो दैट इज अवॉइड मीन्स दूर रहना या बचना. इसको कह सकते हैं सी अवॉइड्स मी, वह मुझसे बचती है या फिर मुझे इग्नोर करती है, दैट वी कैन से. मैंने एक दूसरा सेंटेंस भी बनाया आपके लिए. ट्राई टू अवॉइड द बैड कंपनी. आप जो खराब लोग हैं उनको, उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए. बिकॉज nowadays what is happening, the bad companies try to attract the people. जो खराब लोग होते हैं, यहाँ पे खराब लोग के लिए कहा गया. बैड कंपनी मतलब कोई खराब कंपनी की बात नहीं करी गई है, कोई संस्था की बात नहीं करी गई है. मैंने कोई संस्था का बात नहीं किया. यहाँ पे कंपनी का मतलब यहाँ पे हुआ खराब लोग. खराब लोग जो ग्रुप ऑफ द बैड पीपल को यहाँ पे कंपनी से डिनोट किया. यहाँ पे ये मत समझिएगा कि जो कंपनी है इसका मतलब कोई संस्था है, किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा जा रहा है. ये जो कंपनी है इसका मतलब जो खराब लोग हैं, जो गलत संगति में हम चले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं. तो मैं यहां पे कह रहा हूं ट्राई टू अवॉइड द बैड कंपनी. हमें वैसे कंपनी को, वैसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए. दैट आई टोल्ड हियर. जो दूसरी बात, दूसरा वर्ड है हमारे पास, दैट इज अवार्ड. हम हर जगह जाते हैं तो कहते हैं अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या उसका अवार्ड चल रहा है. हम फिल्म है अवार्ड में जाते हैं तो किसी को प्राइज़ मिलता है, किसी को मेडल मिलता है. क्लासेस में जब हम कोई बच्चे टॉप करते हैं तो हम उनको अवार्ड करते हैं. तो दैट इज द अवार्ड. अवार्ड मतलब होता है कि उनको पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना, पुरस्कार कहा जाता है. दैट इज अवार्ड. तो मैंने यहाँ लिखा द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू तुकाराम. आप तुकाराम याद होगा कौन है. द तुकाराम इज ए पर्सन. तुकाराम मतलब ये नाम मैंने लिखा है. तुकाराम इज अ वेरी फेमस नेम. तो तुकाराम कौन थे आपको ये बताना है कि तुकाराम मैंने क्यों लिखा है. एक पीछे वजह है इसके पीछे. तुकाराम जो नाम है ये क्यों मैंने यूज करा. तुकाराम कोई और तो यूज कर सकते थे बट इसका एक पर्पस है. मैं आपको कुछ याद दिलाऊं तो आपको मैं आज याद दिलाऊंगा, अगले दिन याद दिलाऊंगा तुकाराम कौन थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे. बट हियर आई रोट हियर द नेम दैट इज तुकाराम. तो मैंने यहाँ लिखा है द नेक्स्ट अवार्ड गोज टू तुकाराम, राइट. ही वॉज अवॉर्डेड विथ मेडल. उसको किससे अवार्ड किया गया. मेडल से अवार्ड किया गया, मेडल से पुरस्कृत किया गया. ठीक है. तो चलिए द नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो वर्ड है दैट इज बिहेवियर. बिहेवियर मतलब क्या होता है. बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, हमारा आचरण, व्यवहार कैसा है. हम हर बार बातचीत में कहते हैं इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन वी से दैट कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका बातचीत ठीक नहीं है, उसका रहन सहन ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है. तो इन ऑल कम्युनिकेशन वी यूज द टर्म बिहेवियर. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिहेवियर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करें. तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस बना, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई बिहेवियर. मैं अपने बिहेवियर से खुश नहीं हूँ, मैं अपने बर्ताव से खुश नहीं हूँ. तो मैं ऐसा सेंटेंस भी कैन यूज, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई बिहेवियर. अगर आपको कभी कहना हो, कभी आपने कुछ गलती करा और आपसे कभी माफ़ी मांगना हो या आप जाकर अफसोस जाहिर करना हो कि देखो मैं अपना मेरा जो बर्ताव था वो ठीक नहीं था. कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ गलती कर जाते हैं और वो मन में रखे रहते हैं. तो देयर इज नो नीड टू सी लाइक दैट. हम कुछ अच्छे लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, बोलते हैं देखो ना मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट. तो व्हेन वी से दिस वर्ड, व्हेन वी यूज दिस सेंटेंस, तो हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई बिहेवियर. हम क्या कह सकते हैं, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई बिहेवियर. उसी के साथ दूसरा बेनिफिट, लाभ.
अब आज के दौर में ना हर लोग लाभ चाहता है, लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं लोग कि चलो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है कि नहीं। तो दैट टुडे मैंने एक टर्म लेके आया है, मैंने वर्ड यूज करा है, दैट इज बेनिफिट। बेनिफिट एक जो टर्म है ये हमारे लाइफ को इंडिकेट करता है। हर जो लोग होते हैं लाइफ में वो आपको मतलब आपसे बेनिफिट की बात करते हैं, आपको तब तक आपका मतलब यूज करते हैं जब तक उनका बेनिफिट पूरा ना हो। हम ऐसा कहते हैं यार तब तक ऐसा किया वो बेनिफिट पूरा कर रहा है, ये हुआ उसको लाभ मिल रहा है, तो दैट इज द बेनिफिट, ये लाभ की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस यूज करा है, व्हाट्स द बेनिफिट, राइट, व्हाट्स द बेनिफिट, क्या बेनिफिट है। मैंने कहा है दिस इज फॉर योर बेनिफिट, यह किसके लिए है, या उनके बेनिफिट के लिए है, दिस इज फॉर योर बेनिफिट, यह तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। मतलब ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। तो जब हम बेनिफिट की बात करते हैं, जब हम लाभ की बात करते हैं, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम टर्म किसका यूज़ करते हैं, बेनिफिट का यूज़ करते हैं। और हमेशा जो जैसे कोई दुकानदार है बोलेगा यार आज बेनिफिट नहीं हुआ, आज हम दिन भर दुकान खोले, आज बेनिफिट नहीं हुआ, लॉकडाउन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं किस तरह का अनलॉकडाउन है, किस अनलॉकडाउन में भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हम हर टर्म में बेनिफिट का यूज़ करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे हम सेंटेंस कैसे बनाएं, तो जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे, जब भी हम उसके और यूजेस की बात करेंगे, तो हम हिंदी में एक मिनिएचर फॉर्म तैयार कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव आइडियाज तैयार कर सकते हैं कि हम बेनिफिट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको सेंटेंस बनाने हैं, यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जब हमारे पास कुछ अलग आइडियाज़ नहीं होंगे, जब हमारे पास दूसरा कोई शब्द नहीं होगा, दूसरा कोई वर्ड नहीं होगा, स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आएगा, तब तक हम नहीं बना सकते, वी कांट मेक। तो उसको बनाने के लिए फॉर मेकिंग द सेंटेंस वी विल हैव टू थिंक अबाउट द डिफरेंट आइडियाज़। तो जब मैं आइडिया की बात करता हूँ, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि क्या लाभ है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने पहले आपको एक सेंटेंस दे रखा था, एक सेंटेंस मतलब मैंने सेंटेंस बढ़ाए हैं, मैंने आपको 2 सेंटेंस दिया। आप ये जो सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू मींस, हम आपको इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि हम इसको डेली यूज में यूज करते हैं। वी यूज दीज ऑल वर्ड्स इन अ डेली यूज। तो हम क्यों ना, व्हाई नॉट वी शुड यूज दीज वर्ड्स इन आवर कम्युनिकेशन, वॉट एवर यूजिंग। हम ऐसे हर दिन कहते हैं यार अब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, दिन भर सुबह उठे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आज सुबह उठ के और जल्दी जल्दी सब काम फिनिश किए तो भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं कर पाए। तो हम ऐसा सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को कॉपी में बनाना है, लिखना है। यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज फॉर योर बेनिफिट। तो ये जो इंग्लिश की क्लासेस है किसके बेनिफिट के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। दिस इज फॉर योर बेनिफिट। अभी हम एक चर्चा सुन रहे थे कि नाउ डेज एवरीबडी इज इन टेंशन, सब कोई टेंशन में है। अभिभावक मतलब जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको एजुकेशन कहाँ से मिले, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि चीज़ें अगर बंद हो गई तो हम पढ़े नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़े नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छी बातें नहीं सीखें। पढ़ाई करने का मतलब, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने का मतलब, इंग्लिश ग्रामर सीखने का मतलब, कोई लैंग्वेज सीखने का मतलब, कम्युनिकेशन सीखने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बातों को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। ये कतई नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए पढ़ें कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा माइंड डेवलप होगा, हम इस समाज में एक बेहतर व्यक्तित्व लेकर रह सकते हैं, एक बेहतर पर्सनालिटी बिल्डअप कर सकते हैं, इसलिए भी पढ़ाई जरूरी है। तो हम सुबह उठते हैं तो अचानक कहते हैं यार आज कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लास में जो टीचर होते हैं वो कभी कभी लेक्चर सेशन दे देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि वो बताते हैं, बात बताते हैं समाज का, दुनिया का, उसको मोटिवेशनल क्लासेस भी कहते हैं, हम उसके लिए पे करते हैं। लेकिन वो टीचर बताते हैं क्लास में तो कहते हैं पता नहीं आज क्लास गए थे ना, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, सर तो कुछ पढ़ाए ही नहीं। बट आई लाइक टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट द मोर रिलेशन विच इज थॉट बाय द टीचर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो टीचर के द्वारा बताई गई बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे लाइफ के लिए होती है। तो हम ऐसी हर दिन ये छोटी छोटी बातें करते हैं और उसको भूल जाते हैं, वी फॉरगेट इट ऑल। तो हमें यूज करना है, दैट यू विल हैव टू मेक दिस ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आपको इन छोटी छोटी चीजों को सेंटेंस में लिखना है। तो फिर मैं चर्चा कर रहा हूं कि बेनिफिट का मतलब लाभ होता है और हम इसको सेंटेंस में यूज करे हैं। और मैंने कहा है कि दिस इज फॉर योर बेनिफिट, या तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, तुम्हारे लाभ के लिए है। बॉर्न एवरीबडी नोज, ये सब कोई को पता होगा कि बॉर्न मतलब होता है पैदा होना। बॉर्न एक एडजेक्टिव भी है। और तो मैंने यहाँ यूज किया है आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे।
जैसे हम कभी कभी बातचीत में कहते हैं हम कल ही पैदा नहीं हुए हैं, दैट एवरी मीन्स इन डिस्कशन वी से, तो क्या है, आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे, मैं कल ही पैदा नहीं हुआ हूँ, राइट। मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊँ, व्हेन आई रीड दिस फर्स्ट बुक, मैं जब उसकी पहली किताब पढ़ा, व्हेन आई रीड हिज फर्स्ट बुक आई न्यू दैट, न्यू का मतलब नो का सेकेंड फॉर्म है, ये नो का किसका फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है, तो मैंने कहा व्हेन आई रीड, व्हेन मतलब जब, आई रीड मैंने पढ़ा, हिज उसका फर्स्ट बुक, फर्स्ट मतलब पहली किताब, आई न्यू मैंने जाना, दैट क्या जाना, ही वॉज अ बॉर्न राइटर, कहते हैं कि वो बचपन से ही मतलब वो बॉर्न राइटर है, वो बॉर्न, वो उसका क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ हम कहते हैं कि वो जन्म से ही लिखता है, मतलब वो उसके अंदर भरा पड़ा है, वो मतलब वो राइटर का गुण है उसके अंदर वो काबिलियत है जो दिखता है, बचपन से ही दिखता है, हम बातचीत में ऐसा कहते हैं, तो दैट वी कैन यूज दैट। तो मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन आई रीड हिज फर्स्ट बुक, मैंने जब उसकी पहली किताब पढ़ी, आई न्यू दैट ही वॉज ए बॉर्न राइटर। हम तारीफ करते हैं किसी का, अगर किसी को अप्रिसिएट करते हैं, जब हम अप्रिसिएशन की बात करते हैं तब हम ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, कहते हैं कि पता था वो बचपन से ही ऐसा था, वो तो बचपन से ही बहुत तेज था इंग्लिश में, वो बचपन से ही बहुत तेज था मैथ में, वो बचपन से ही बहुत तेज था कम्युनिकेशन में, वो बचपन से ही बहुत तेज था खेल में, उसको तो बाय बर्थ मिला था ये चीज़ें, वो तो बाय बर्थ था, वो तो बाय बर्थ पॉलिटिशियन था। तो जब हम उसकी किताब पढ़ें तो मेरे को लगा कि वो तो बाय बर्थ है भाई, वो तो मतलब लिखना बहुत पहले से जानता है। तो दैट ट्रूथ हियर, व्हेन आई रीड हिज फर्स्ट बुक आई न्यू दैट ही वाज बॉर्न राइटर, राइट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, ब्रिंग लाना, जैसे हम हर दिन बोलते हैं कि यार एक गिलास पानी लाना, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो अगर कृपया गिलास पानी लाना, तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ पे व्हाट शुड आई ब्रिंग, आपके लिए मैं क्या लाना चाहिए, व्हाट शुड आई ब्रिंग दैट बुक टू मी, वो मेरे लिए किताब लाइए। तो यहाँ पे मैंने लाने का यूज़ करा है दो सेंटेंसेस में, व्हाट शुड आई ब्रिंग एंड ब्रिंग दैट बुक टू मी। तो ये जो ब्रिंग है, ब्रिंग का मतलब है ना, आपको इसी से दो और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक चीज मैं फिर आपको रिकॉल करा रहा हूं, देखिए आप कुछ भी पढ़ लो ना, तो दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप इसको कॉपी नहीं करो, आप इस पे सेंटेंसेस नहीं बनाओ, आप इसका यूज नहीं करो, तो देयर इज नो बेनिफिट। मतलब मेरे बोलने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप ये सारे सेंटेंसेस नहीं बनाते हो। अब बात रहा कि जब हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं, दैट व्हाट वी डू प्रैक्टिस अबाउट इट, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक वर्ड्स तैयार करते हैं कि आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें वर्ड्स ज़्यादा हम बोलने में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आई एम जस्ट एश्योरिंग यू ऑल कि ये जितने भी वर्ड्स हैं हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में बोलते हैं। ये सारी जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स बहुत बोले जाते हैं इन द सेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्पोकन में बहुत यूज़ होते हैं। 90% कम्युनिकेशन जो मैं वर्ड्स पर दे रहा हूँ इसी पे बेस्ड है, राइट। तो जो जितने भी वर्ड्स पर आपको मिल रहे हैं, आप यकीन ये आपको मान के चलना है कि ये सारे जो वर्ड्स पावर है ये कम्युनिकेशन बेस्ड है। मैं इसीलिए आपको अलग अलग एग्जांपल भी दे रहा हूँ और आपको एग्जांपल से बता भी रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ब्रिंग, तो हम हर दिन बोलते हैं लाना, यार ये लेते आओ, वो लेते आओ, सब्जी लेते आओ, मटन लेते आओ, चिकन लेते आओ, तो ये लेते आओ, वो लेते आओ, किताब ले आओ, पानी ले आओ, दैट इफ वी यूज, तो व्हाई नॉट वी यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस, क्यों ना हम ये सारे इस वर्ड को एक सेंटेंस में बनाएं। अगर बनाते हैं तो शायद हमारी इंग्लिश सुधरेगी और यही चीज़ को हम इंग्लिश में बोलें। अगर हम किसी को बोल रहे हैं हिंदी में कि यार एक गिलास पानी देना, तो हम उसको बोल सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट, वी कैन से लाइक दैट। तो मैंने वही करा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है, बस वही किए हैं और आपको वही कन्विंस कर रहे हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इस पर फॉलो करें तो आपका भी वो वर्ड्स पर इंप्रूव हो सकता है। ब्लो मतलब फूंक मारना, जैसे हम कैंडल जलाते हैं तो आपको याद होगा जब बर्थडे केक काटते हैं तो कैंडल जलाते कहते हैं फूंक मारो, राइट, दैट वी यूज, फूको 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 ऐसा कहते हैं हम लोग। तो ये जो फूंक मारना है उसको क्या कहते हैं, ब्लो, राइट, फूंक मारना या फटना होता है, राइट। तो ब्लो द कैंडल्स, राइट, द सिलेंडर ब्लू अप, राइट। तो मैंने दो सेंटेंस बनाए हैं, आप इसको करेंगे। ये बर्स्ट मतलब फटना फूटना, राइट। जैसे हम इसको कहते हैं बरस्ट, बहुत लोग इसको कहते हैं भरस्ट कर गया, चक्का टायर का ना भरस्ट कर गया। तो दैट इज देयर इज नो नीड टू यूज टर्म भरस्ट और ब्रस्ट इज बर्स्ट, राइट, व्हाट इज इट, बर्स्ट। व्हेन यू यूज इट, तो मैंने लिखा है इफ यू ब्लो दैट बलून अप एनी मोर,
अगर आप उस बलून को बहुत ज़्यादा भर दोगे, हवा से भर दोगे, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा वो हवा भरते भरते। ऐसे हम बातचीत में कहते हैं कि देखो बलून फुला रहे हो ना पार्टी में, तो बहुत ज़्यादा भर दोगे तो फट जाएगा, मेरे पास तो एक ही बलून ही है, ऐसा वी यूज़ दैट। तो मैंने अचानक से मेरे दिमाग में आया तो मैंने लिखा इफ़ यू ब्लो दैट बलून अप एनी मोर इट विल बी बर्स्ट। वो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो ठीक है, मैंने विल के बाद यूज करा है बर्स्ट। तो इफ़ यू ब्लो दैट बलून अप एनी मोर इट विल बी बर्स्ट। आपको भी एक सेंटेंस यूज करना है, दैट यू विल हैव टू यूज द सेंटेंस। मैंने दूसरा वर्ड यूज करा है जो 9th है हमारा, दैट इज बिल्ड, बनाना, राइट। द रोड टुक मेनी ईयर्स टू बिल्ड। रोड क्या करेगा, बहुत समय लेगा क्या करने में, बनने में। 10th वर्ड जो हमारा बम्प, राइट। जैसे अचानक कभी आप अभी सुबह सुबह का वाकया था, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग कि कोई गिरा और उसके सर में सूजन हो गई, ठीक है, सर फूल गया उसका, सूजन से सूज गया उसका। तो मतलब गांव में तो कहते हैं कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं। तो कोई गिरने के बाद सूजन हो जाता है, चोट लगता है तो पैर सूज जाता है, या फिर सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उस पर। तो एक टर्म तो स्वेलिंग है ही, राइट। तो एक बम्प भी टर्म है, दैट वी यूज बम्प फॉर स्वेलिंग। फूलने के टर्म में हम क्या यूज करते हैं, बम्प यूज करते हैं। या एकाएक भी होता है, धमाका भी होता है। मतलब इस जो भी वर्ड्स हैं उसके बहुत सारे मीनिंग हैं, अलग अलग सेंटेंस में हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बट मैंने लिखा है 2-3 मतलब लिखा है, सूजन, एकाएक, धमाका, ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसको, किसको, बम्प को। तो मैंने ये लिखा है यू कैन फील द बम्प ऑन माई हेड। तुम मेरे सर पे क्या महसूस कर सकते हो, सूजन महसूस कर सकते हो। यू कैन फील, देखिए 2 तरह का फील है। एक जो फील है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ FEEL फील, राइट, और एक होता है FILL फील, राइट। तो ये जो फील है, ये फील मतलब भरना होता है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये होता है लेस स्ट्रेस, यहाँ पे कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ये होता है फिल। जब हम FEE की बात करते हैं तो ये स्ट्रेस वाला होता है, दैट विल हैव टू गिव स्ट्रेस ओवर हियर व्हाइल स्पीकिंग। तो व्हेन वी यूज दिस सेंटेंस वी कैन से दैट कैन यू फील द बम्प ऑन माय हेड, कैन यू फील द बम्प ऑन माय हेड। क्या तुम मेरे सर पे सूजन महसूस कर सकते हो। वी हर्ड अ बम्प इन द नेक्स्ट रूम। मैंने सुना धमाका, क्या सुना, धमाका सुना, कहाँ पे, दूसरे रूम में, राइट। और इस ये जो वर्ड्स पावर है दैट विल हैव टू रिमेंबर। अब हम लोग दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं और आज हम लोग एक्जुलरी की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज ग्रामर सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वर्ब की चर्चा करने वाले हैं। स्टडी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब, और वर्ब का जो एक पार्ट है दैट इज द एक्जुलरी वर्ब की चर्चा करेंगे। वर्ब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टेंस शुरू करेंगे, उससे पहले एक वर्ब का डिटेल का करेंगे। लेकिन उससे भी जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वर्ब में हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑलवेज भी कंफ्यूज कि हमको कहाँ यूज़ करना है, इज कहाँ यूज़ होगा, एम कहाँ यूज़ होगा, ये सब कहाँ यूज़ होगा, एक्जुलरी वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हम इसे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन किसको कहाँ लगाएंगे, इज के साथ क्या लगेगा, एम के साथ क्या लगेगा, हमेशा एक कन्फ्यूजन भरी बात हमारे दिमाग में रहती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को दूर करने के लिए हम लोग को एक्जुलरी वर्ब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया, मतलब जो हमें सहायता करे, जो हमें क्या करे, मदद करे। इसलिए एक्जुलरी वर्ब को क्या कहा जाता है, एक्जुलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्जुलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ये मदद करता है, सहायता करता है, इसको कहते हैं सहायक क्रिया, मतलब जो हमें सहायता करे। तो एक बात ध्यान रखना है कि एक्जुलरी वर्ब जब भी होगा तो किसके साथ आएगा, मेन वर्ब के साथ आएगा। ये बात हमेशा गांठ बांधने वाली है कि जब भी एक्जुलरी वर्ब की हम चर्चा करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा, तो ही एक्जुलरी वर्ब की बात होगी। मतलब कि अगर राजा है उसके साथ नौकर का होना कंपलसरी है। अगर कोई राजा है तो उसके साथ एक सपोर्टिंग, मतलब कोई अगर फिल्म बन रहा है तो कोई अगर वहां पे मेन रोल में है तो वहां पे सपोर्टिंग एक्टर भी आप देखते होंगे। तो जो सपोर्टिंग एक्टर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक्जुलरी वर्ब कर रहा है। तो इस वर्ब में भी जो सपोर्टिंग एक्टर का काम करना है, जो हेल्पिंग नेचर का काम करना है, जो सहायक क्रिया का काम करेगा, वो कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब करेगा, जिसको हम एक्जुलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्जुलरी वर्ब में, एक्जुलरी वर्ब का कुछ पार्ट होता है। जैसे एक्जुलरी वर्ब के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है दैट इज द प्राइमरी एक्जुलरी।
दूसरा मोडेल्स और तीसरा है मार्जिनल एक्जुलरी। तो अब देखिए कि जो एक्जुलरी, जो प्राइमरी एक्जुलरी है, इसमें आता है बी फॉर्म, इसमें आता है हैव फॉर्म और तीसरा है डू फॉर्म। क्या क्या है? टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म और टू डू फॉर्म। ये तीनों फॉर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर जगह इसका बहुत यूज करते हैं और बिना इसके यूज के, बिना इसको समझे हम बहुत गलतियां भी करते हैं और ये समझ में भी नहीं आता है कि हमको कैसे क्या करना है। तो ये तीनों समझना है कि जो प्राइमरी एक्जुलरी में है ये तीन चीज आती है। टू बी फॉर्म है हमारे पास, टू हैव फॉर्म है और टू डू फॉर्म है। मोडेल्स की बात करें तो मोडेल्स में हमारे पास आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, राइट, आउट टू, विल, शुड, ये सब हमारे किस में आते हैं? मॉडल्स में आते हैं। तो अभी हम मॉडल्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल्स। तो हम इसे मॉडल वर्ब की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अगर मार्जिनल एक्जुलरी की बात करें तो वहां पे नीड और डेयर आता है। क्या आता है? नीड और डेयर आता है। जो मार्जिनल ऑक्सिलरी में है नीड एंड डेयर, ये आते हैं जो किसमें है? मार्जिनल ऑक्सिलरी में आते हैं और इनको इस ऑक्सिलरी में अलग रखा गया है, नीड और डेयर को। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास क्या हुए? ऑक्सिलरी वर्ब हुए। एक कौन सा हुआ? फिर से ध्यान रखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल्स और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब ध्यान देना है कि जब भी हम टेंस बनाते हैं, जब भी हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं टेंसेस वाले, तो हम किसका यूज करते हैं? हम किस फॉर्म का यूज करते हैं? बी फॉर्म होता है हमारे पास, हैव फॉर्म होता है और डू फॉर्म होता है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मॉडल्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो मॉडल्स की बात बाद में करेंगे, और ना भी नीड और डेयर की चर्चा कर रहे हैं, ये भी आने वाले क्लासेस में करेंगे, तो ना उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम समझते हैं टू बी फॉर्म को। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? टू बी फॉर्म को समझते हैं और ये समझने में कोशिश करते हैं कि टू बी फॉर्म का जो ग्रुप है वो कौन कौन सा है। तो जो भी टू बी फॉर्म में है, तो इसमें जो है, इसमें जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं हमेशा, आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन है? इज है हमारा, एम है, इज है, वॉज है और वेयर है। जब भी ऑक्सिलरी का हम बी फॉर्म की बात करेंगे तो हमेशा किस में होगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? दैट विल कम इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। फिर से ध्यान रखें, किस में होगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो मैंने इसे लिखा एम, इज, वाज, वेयर। ठीक है, ये किस में हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है। अब जो है इसमें दो बातें समझनी है, दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। दो चीज समझना, फिर मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं क्या क्या लिखा गया है, और इस पे दो बातें हैं। जो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो ये भी दो तरीके से है। मतलब इसका भी यूज हम, बी के वाले ग्रुप का भी यूज हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और इसका यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर से ध्यान से समझिए, ये जो बी फॉर्म है, बी फॉर्म में कौन आया? एम आया, इज आया, वॉज आया, वर आया। अब हम जब ऑक्सिलरी की तरह यूज करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि हम ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मेन वर्ब की तरह और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। फिर से समझिए, जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसमें कोई हेल्पिंग और सपोर्टिंग की बात नहीं करते हैं, ये मेन है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर आप कोई फिल्म, कोई राजा की बात करें तो राजा एक आदमी को रखे हुए है, एक उसके पीछे एक सबऑर्डिनेट चल रहा है, एक हेल्पिंग चलता है हमेशा। और जैसे ही राजा नहीं रहता है, जैसे कैप्टन और उप कप्तान और कप्तान की बात करते हैं, जैसे विराट कोहली हैं और कैप्टन है, तो जब तक वो टीम में है ठीक है, वो लीड कर रहे हैं, लेकिन जैसे विराट कोहली नहीं है, अब वहां पे रोहित शर्मा आ गए तो रोहित शर्मा इज द कैप्टन। तो यहाँ पे हम वही कह रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें, अगर हेल्पिंग नहीं है तो हम इसका किसकी तरह यूज कर रहे हैं? मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में एक बात ध्यान रखना है कि वो हमेशा किसके साथ आएगा? तो मेन वर्ब के साथ ही आएगा। अगर हम वॉइस कैप्टन की बात करेंगे तो वो किसके साथ होगा? मेन वर्ब उसमें आना है। मतलब हम ऑक्सिलरी की बात करेंगे, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वो किसके साथ आएगा? मेन वर्ब के साथ आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या रोल है, इसका गेम क्या है। तो अब मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि जब हम बी ग्रुप के लोगों का अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो कैसे कैसे यूज करेंगे। ये हम हर दिन कम्युनिकेशन में करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, हर जगह ये दिखता है हमको। तो पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के फंक्शन को पढ़ेंगे बाद में। पहले ये पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई इज, एम, आर, वॉज, वेयर है हमारे पास तो इसको और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। पहले मेन वर्ब की चर्चा कर लेते हैं, तब फिर ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा करी जाएगी।
तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वेयर एज मेन वर्ब, राइट। किसका यूज? एम, इज, आर, वॉज, वेयर का कहां यूज करना है? मेन वर्ब में कैसे यूज करेंगे? हाउ टू यूज इन द मेन वर्ब में इसका कैसे यूज होता है, ये आप ध्यान रखना है। तो अब देखिए, हम पहला फंक्शन की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट फंक्शन, तो हम कहां यूज करते हैं? हाइट में यूज करते हैं। अगर किसी को हाइट बतानी हो तो हम कहते हैं कि इट इज, अगर किसी का इज 6 फीट हाइट, माई हाइट इज 6 फीट, राइट। अगर हम ऐसा कहें माई हाइट इज 6 फीट, तो वहां जो इज है वो किसकी तरह आ रहा है? मेन वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर हम ये कहें, अगर हमको किसी को एज बताना है, अगर हम किसी को वेट बता रहे हैं, अगर डेट बता रहे हैं, तो ये सब किस में आ रहा है? ये सारे के सारे मेन वर्ब के फंक्शन में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा इट इज 6 जून, मैंने डेट बताया, तो ये किस में आ गया? बताइए किस में आया? ये आया मेन वर्ब में, जो इज आ रहा है। आप यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज 50 kg, तो हम इसकी वेट की बात कर रहे हैं, तो जो इज आया किस में आया? ये मेन वर्ब में आया, ठीक है। तो पहला रूल, पहला फंक्शन क्या ध्यान रखना है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, कि अगर हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर का यूज अगर मेन वर्ब के तरह करें, तो किस किस में यूज होगा? जो पहला रूल है वो, अगर हम क्या करें, अगर हम वेट, हाइट, एज, डेट को डिनोट करें, अगर हम इफ वी डिनोट वेट, हाइट, एज को अगर हम डिनोट करते हैं, डेट को डिनोट करते हैं, तो ये किस में यूज होगा? मेन वर्ब में यूज होगा। ये हमेशा आने वाला जो वर्ब होगा वो मेन होगा, और ये जो है इज है, ये हमारा मेन वर्ब है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों नहीं है? चूंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही कोई मेन वर्ब है। या अगर हम इज 6 जून की बात करते हैं, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसीलिए जो इज है वो किसके तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर किसमें? हाइट, वेट, एज और डेट में यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसका और कहां कहां यूज होता है। तो चलिए मिटा रहे हैं इधर से, और यू मस्ट ट्राई टू सी कि वो कहां यूज होता है। चलिए आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट नहीं किए हैं तो यू मस्ट नोट इट। अब देखिए कि इसका यूज मैंने बताया, क्या क्या बताया कि इसका यूज कहां हो रहा है? हाइट को डिनोट करने में, एज को बताने में, वेट को बताने में, डेट को बताने में। अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर हम ये बताते हैं, तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर का यूज कहां कर रहे हैं? मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं। फिर से ध्यान रखिए, कहां यूज कर रहे हैं? मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, ना ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अगर हम दूसरे की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट, कि इसका दूसरा यूज कहां होता है। अगर हम इसका दूसरे अगर बी सेक्शन बी की बात करें, तो हम इसका कहां यूज करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। कि अगर मैंने यहां पे कहा हाइट, एज, वेट और डेट में यूज करते हैं, तो यहां पे कहां यूज करते हैं? एग्जिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? एग्जिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। अगर हमें किसी की एग्जिस्टेंस बतानी हो, तो हम क्या यूज करेंगे? हम किसका यूज करेंगे? ऑक्सिलरी, मतलब ये इज, एम, आर का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, दैट वी मस्ट थ्रू द एग्जाम्पल, कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर, इट इज माई एग्जिस्टेंस। तो मैं ये बता रहा हूं कि आई एम अ टीचर, तो यहां जो एम है ये क्या है? ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आप फिर से ध्यान दीजिए, आई एम अ टीचर, अगर हम किसी की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होता है? ये एम जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। फिर से आपको बता दें कि जब हम ऑक्सिलरी की चर्चा करेंगे, तो वहां पे मेन वर्ब का होना जरूरी है, राइट। और मेन वर्ब जब तक नहीं होगा तब तक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, ये भी बात आपको बता दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। आई एम अ टीचर में बताइए कि आई क्या है? ये वर्ब है? टीचर वर्ब है? नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो एम हमारा क्या हो गया? ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम अगर एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? एम को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। जैसे आयरन इज मेटल, अगर हम ये कहना है आयरन इज मेटल, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि आयरन क्या है? एक मेटल है। तो यहाँ पे जो इज है वो क्या है? इज जो यूज हो रहा है किसकी तरह यूज हो रहा है? मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है।
तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हम लोग ऐसे हर दिन बात करते हैं, राइट, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये क्या है। तो डोंट फॉरगेट इट, ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है, आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने होंगे, राइट। अगर हम इसके तीसरे फॉर्म की बात करें तो किस में यूज करते हैं, एक मैंने बताया किसमें, फिर से नहीं भूलना है, हाइट में, एज में, वेट में, डेट में नहीं भूलना है। और क्या, एग्जिस्टेंस में। तीसरा क्या है हमारे पास, कमांड अगर हमको करना है, क्या करना है, अगर हमको कमांड करना है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, कमांड की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, इज एम आर का कहां यूज करते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे आप देखिए, नो वन, मैंने लिखा नो वन इज टू गो होम, नो वन इज टू गो होम, सर ने फरमान जारी किया है कि किसी को घर नहीं जाना है। नो वन इज टू गो होम, ये कमांड है, एक कमांड की बात कर रहे हैं। और जब हम कमांड की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि नो वन इज टू गो होम, यहाँ जो इज आ गया हमारा, वो क्या आ गया, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कर रहा है। ये बात ध्यान में रखना है। फिर से बता दें कि अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, अगर हम कमांड की बात करें, तो किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे मेन वर्ब की बात करते हैं। तीसरा जो है, और जो एक और है हमारे पास, ये क्या है, फिजिकल और मेंटल एक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फिजिकल और मेंटल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल और मेंटल स्टेट। अगर ऐसे कोई सेंटेंस हमारे पास है, हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे, तो मैं ये बता सकता हूं, और ये हम कह सकते हैं कि ये किस में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तरह यूज हो रहा है। तो आपको फिर से बता दें, हाइट, वेट, डेट, एज, ये सब किस में आ रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसका, बी ग्रुप का। बी ग्रुप में कौन कौन आता है, इज आता है, एम आता है, वॉज आता है और वेयर आता है। इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब की तरह कहाँ यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो हम करेंगे हाइट, एज, वेट, डेट में करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं आपको, एग्जिस्टेंस में करेंगे, कमांड में करेंगे, और कहाँ करेंगे, फिजिकल और मेंटल एक्शन में करेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देखें, अगर हम लिखें सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो यहां पे जो इज है वो क्या यूज हो रहा है, ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है यहां पे, ठीक है। अगर हम कहें आई एम अपसेट, तो ये आई एम क्या हो गया, यहां पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अगर हम लिखें आई एम हैप्पी, तो किसके तरह यूज हो रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम क्या हो गया, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, राइट। तो आप ये नहीं भूलिए, आप देखिए किसमें बताएं, एग्जिस्टेंस में, कमांड में, फिजिकल और मेंटल एक्शन में, और बताए थे किसमें, अगर हम एज की बात करें, अगर हम डेट की बात करें, अगर हम वेट की बात करें, अगर हम हाइट की बात करें, तो क्या यूज करेंगे, चलिए किसको यूज करेंगे बताइए, हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब इधर मिटाते हैं, आप होप लिख लिए होंगे। अब मैं अगर बात करूं इसके दूसरे फॉर्म की, मतलब इसका और कहाँ यूज होता है, तो इतना तो हो गया। अगर बात करें इसका दूसरा फॉर्म है, तो अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, इफ यू मेक अ प्लान, अगर हम कोई प्लान डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या यूज होगा, मेन वर्ब का यूज होगा। जैसे आप देखिए, हम ये सेंटेंस हर दिन बोलते हैं, आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, क्या होता है, इज, एम अगर हो, आर हो, ठीक है, और क्या हो, वाज वेयर नहीं, 2+B1, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ये किसको बनाने में, क्या चीज बनाने में, प्लान बनाने में, क्या बनाने में, प्लान बनाने में अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, तो किसका यूज होगा, क्या यूज करेंगे बताइए, तो हम इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं, किसके तरह, मेन वर्ब की तरह। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, और आपको एग्जाम्पल भी बनाने हैं, ये होमवर्क भी इसमें मिलेगा, और इसमें आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं आप चलिए आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है, ही इज टू लीव, क्या, ही इज टू लीव फॉर क्या, दिल्ली, कब, टुडे, he is to leave for Delhi today। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, he was to क्या, leave
फॉर दिल्ली। कब? टुडे। अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, एक जो यहां पे है ही इज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, ये क्या है? ये प्लान कब का? फ्यूचर के प्लान को डिनोट कर रहा है। जब हम फ्यूचर के प्लान कुछ एज्यूम कर रहे हैं, फ्यूचर के प्लान को डिनोट कर रहा है, तो हम कह रहे हैं ही इज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, उससे आज दिल्ली जाने का प्लान बनाया है या हो जाएगा, दैट वो हम ये डिनोट कर रहे हैं। लेकिन जब हम ही वॉज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? ये प्लान बनाया था लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ही मेड अ प्लान, कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए प्लान बनाया था पर वो गया नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं? ही वॉज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, राइट। तो यहाँ पे कहेंगे ही वॉज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, मतलब ये दोनों तरह के प्लान में यूज हो रहा है। अगर इजे मार करेंगे तो ये फ्यूचर के प्लान के लिए होगा। किसके लिए होगा? ये फ्यूचरिस्टिक प्लान के लिए है। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे, लेकिन ये पास्ट में यूज करेंगे और ये कहेंगे कि वो ऐसा करने वाले थे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि दे वर, क्या है? दे वर टू अराइव, क्या लिख रहे हैं? दे वर टू अराइव, मतलब क्या हुआ? दे वर टू अराइव, इसका मतलब क्या हुआ? वे आने वाले थे। देखिए ये भी किस में बात कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। दे वर टू अराइव, क्या कर रहे हैं? वे आने वाले थे। ही वॉज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, वो दिल्ली जाने वाले थे। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ही इज टू लीव दिल्ली फॉर टुडे, ये फ्यूचर, वो जाने वाला है। तो ये दोनों में यहाँ अंतर है, और हम ऐसी बात हमेशा हर दिन करते हैं कि वो जाने वाला है, वो जाने वाला था, राइट। तो ये दोनों है। और हम फिर से बताएं कि इतनी ही चीज को हम इज एम आर को हम यूज करते हैं कहां पे? मेन वर्ब के तरह। चलिए, तो ये जो सेशन था ये हम लोग देख लिए यहाँ पे, ये आज का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी एक्जुलरी वर्ब का यूज जो है वो बाकी है। ये भी हम लोग मेन वर्ब के तरह पढ़ रहे थे इज एम आर को, अभी एक्जुलरी वर्ब पढ़ेंगे, वो बाकी है हमारा, और उसको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे कि वो कैसे होता है और उसके यूजेस क्या हैं। चलिए, ये हमारा ग्रामर का पोर्शन रहा। आज हम दूसरा सेक्शन की ओर मूव करते हैं। जो दूसरा सेक्शन है हमारा वो प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन है। तो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं हर दिन ये कह रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है। मैंने एक दिन आपको कराया था डे का, कल 1-2 का कराया था। आज कुछ मिसलेनियस वर्ड्स लेके चल रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम घर में कुछ कुछ देखते हैं उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, राइट। तो आप मेरे साथ सुनेंगे और बोलेंगे और लिखेंगे भी। जैसे हम विंडो, खिड़की देखते हैं तो हम इसको कहते हैं विंडो, बहुत लोग इसको विंडो कहते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? विंडो। क्या होता है? विंडो, विंडो। बहुत लोग टेबल कहते हैं, टेबल। तो राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? टेबल, टेबल, टेबल। ऐसे बहुत से लोग कॉपी कहते हैं, कॉपी, कॉपी है, कॉपी, कॉपी। बहुत से लोग कार कहते हैं, कार, कार, राइट। खा, राइट। बहुत से लोग क्या कहते हैं? बाच, बाच में कितना टाइम हुआ? इट्स नॉट बाच, व्हाट इज? वॉच, वॉच, वॉच। बहुत से लोग वाटर को क्या कहते हैं? वाटर, वाटर। बहुत से लोग क्या कहते हैं? वाटर। तो राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? वाटर, वाटर। फिर एक दूसरा है, ऐसा किसी को कहना है ठहरने के लिए तो हम क्या कहते हैं? बेट, बेट करो, बेट। तो दे डोंट यूज टू बेट, दैट इज वेट। क्या कहेंगे? वेट, वेट, वेट। तो W के लिए फिर से बताऊं, वेट, वाटर। और जैसे वेंसडे बोलना है, बुधवार, वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। तो जो W जब भी हम बोलेंगे तो हमारा लिप्स जो होगा वो विस्लिंग मोड में होगा, और दोनों कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स लिप्स गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज अ विस्लिंग मोड। जब आप सीटी मारते हैं तो वो विस्लिंग मोड में जाता है। चलिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर दिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको 3 चीज बताएं, ग्रामर का पोर्शन आपको नोट डाउन करना है पूरा कॉपी पे, वर्ड्स पावर का सेक्शन नोट डाउन करना है, उसको बनाना है, और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।